Hello students, I am Dr. सरिता खंडेलवाल फ्रॉम JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की लास्ट यूनिट यानी कि फिफ्थ यूनिट जो कि है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी स्टडी करेंगे। ये हमारी लास्ट यूनिट है और इस यूनिट के साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट यूनिट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, नाइट्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से मुख्यतः तीन प्रकार के कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स जिनमें NO2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एमीन जिसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है और नाइट्राइल जिसमें CN फंक्शनल ग्रुप होता है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें से हम मुख्यतः नाइट्रो कंपाउंड्स, एमीन और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसका इस यूनिट में स्टडी करेंगे। ये हमारे कोर्स में है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NO2 फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यह NO2 फंक्शनल ग्रुप है। इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है। इन्हें नाइट्रो यौगिक कहते हैं। अगर इनके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे नाइट्रो एल्केन कहते हैं। यदि नाइट्रो समूह के साथ कोई एरोमेटिक कम समूह जुड़ा होता है तो उसे नाइट्रो एनीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोबेंजीन, मेटानाइट्रोटोलीन और मेटानाइट्रोफिनॉल, ये तीनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये नाइट्रो एरीन्स हैं और ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये हो गया नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। अब हम नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन्स के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है। नाइट्रो एल्केन को बनाने के लिए मेनली तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड की जब AgNO2 से रिएक्शन कराई जाती है तो हमें नाइट्रो एल्केन मिलता है और AgBr वो प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है। तो ये देखिए, ये एल्काइल हैलाइड की AgNO2 से रिएक्शन कराई और ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। फिर अमीनो से नाइट्रो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। इसमें एमिनो समूह टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए। ये देखिए, एमिनो समूह टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। जब KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो 2-मिथाइल 2-नाइट्रोप्रोपेन, तो आपको नाइट्रो कंपाउंड मिल रहा है। तीसरा मेथड है बाय नाइट्रेशन और ये मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इस मेथड में देखिए क्या होता है। ये जो नाइट्रेशन मेथड है इससे नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन दोनों का निर्माण किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। तो इस मेथड में देखिए क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन होता है, उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, वो नाइट्रो समूह से हो जाता है। ये एग्जांपल देखिए, ये CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इसके हाइड्रोजन का रिप्लेस नाइट्रो समूह से हुआ तो नाइट्रोमीथेन का निर्माण हुआ। जब हमें नाइट्रो एल्केन का निर्माण करना होता है तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन गैसियस अवस्था में नाइट्रिक एसिड से 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है। आप ये देखिए, ये नाइट्रो एल्केन बन रहा है। ये 400 से 500 डिग्री पर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन जब हमें नाइट्रो एरीन बनाना होता है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन नाइट्रिक कारक मिश्रण नाइट्रेटिंग एजेंट जिसमें कि कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 होते हैं, उनके साथ रिएक्शन कराई जाती है और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। तो ये देखिए कि किस तरह से इस मेथड द्वारा नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एनीन दोनों का निर्माण किया जा सकता है। पहले ये माना जाता था कि H2O का कार्य होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है। अभिक्रिया में जो H2O बनता है वो इसको एब्जॉर्व कर लेता है कंसनट्रेट H2SO4 और अभिक्रिया को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकता है। परंतु बाद में ये माना देखा गया कि ये जो कंजम्पशन था ये बिल्कुल गलत था। नाइट्रोबेंजीन बन जाने के बाद उसकी जल के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, अतः अभिक्रिया को विपरीत दिशा में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो कंसनट्रेट H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम नहीं करता है।
अब हम देखते हैं बच्चों की किस प्रकार है ना H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन से हमारा इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं कि ये HNO3 है, ये HNO3 और H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं और NO2 प्लस इसका निर्माण होता है। और ये NO2 इसकी रिएक्शन ऐसे होती है, पहले H2SO4 से H प्लस का ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है तो ये बनता है और इससे फिर NO2 और वाटर निकल जाता है और हमें NO2 प्लस का निर्माण होता है। ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है एरोमेटिक। और आपको पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो इसीलिए ये जो NO2 प्लस बना है ये एरोमेटिक कंपाउंड पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हमें नाइट्रोएनिन का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि H2SO4 और HNO3 किस प्रकार रिएक्शन करके NO2 का निर्माण कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है बच्चों इस रिएक्शन में कि जो H2SO4 होता है वो H प्लस दे रहा है जबकि HNO3 H प्लस ले रहा है। तो अगर आप रिकॉल करें ब्रॉन्स्टेंट थ्योरी तो इसके अकॉर्डिंग जो H प्लस देता है वो तो एसिड होता है और जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। तो कई बार ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में ब्रॉन्स्टेंट एसिड कौन है और ब्रॉन्स्टेंट बेस कौन है। तो बच्चों जो एसिड है वो H2SO4 है क्योंकि वो H प्लस दे रहा है और HNO3 वो है बेस है क्योंकि वो H प्लस ले रहा है। देखिए कि किस प्रकार NO2 अटैक करता है बेंजीन पर और ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर हॉलैंड इंटरमीडिएट बनता है, बाद में H प्लस निकल जाता है और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ये पूरी मैकेनिज्म जो एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सिंपल ये रिएक्शन आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखिए कि NO2 प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल का तरह काम कर रहा है। बच्चों और भी कई तरह के नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स होते हैं। हमने ऊपर रिएक्शन में देखा कि जो नाइट्रोनियम आयन है NO2 प्लस वो ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है क्योंकि NO2 प्लस आयन ही नाइट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी रिएजेंट होते हैं वो NO2 प्लस आयन देने के लिए में कैपेबल होते हैं, वो नाइट्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, रिएजेंट का काम करते हैं। कुछ हम इम्पॉर्टेंट नाइट्रेटिंग मिक्सचर देखते हैं जैसे कंसनट्रेट HNO2 और कंसनट्रेट H2SO4 होता है, वो सबसे बेस्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। इनके आप रिएक्शन देख रहे हैं कि इनसे NO2 प्लस का निर्माण हो जाता है। इस HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर में आप देख रहे हैं कि एक एसिड की तरह काम कर रहा है और एक बेस की तरह काम कर रहा है। इस तरह के कई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो नाइट्रेटिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल HNO3 प्लस HClO4 जिसमें HClO4 एसिड की तरह और HNO3 बेस की तरह काम करते हैं, वो भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह काम कर सकते हैं। और HNO3 HbF4 ये भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह काम कर सकते हैं। इसमें HClO4 और HbF4 होते हैं वो एसिड की तरह काम करते हैं और HNO3 बेस की तरह काम करता है। बच्चों कंसनट्रेट HNO3 होता है वो भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह काम करता है। रिएक्शन ऐसे होती है जब दो मॉलिक्यूल HNO3 के रिएक्शन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह और एक मॉलिक्यूल बेस की तरह काम करता है। आप देखिए दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल ने H प्लस दिया, ये बन गया और फिर इससे वाटर निकल जाएगा और आपका नाइट्रोनियम आयन मिल जाएगा जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो जो कंसनट्रेट HNO3 है वो भी नाइट्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम कर सकते हैं। बच्चों फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड वही नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल को NO2 की एक्स्ट्रा जो मात्रा होती है उसमें घोला जाता है तो उसे हम फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल या सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और इससे भी HNO3 की तरह ही NO2 का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह काम करता है। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जो रिएक्शन होती है वो एक्टिव यौगिक जैसे फिनॉल आदि का नाइट्रेशन हम डाइल्यूट HNO3 से करा सकते हैं। अगर कंपाउंड एक्टिव नहीं है, ज़्यादा सक्रिय नहीं है तो उसका नाइट्रेशन डाइल्यूट H2SO4 से नहीं करा सकते हैं। इस अभिक्रिया में ये देखा गया कि जो
रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो NO2+ की सांद्रता की तुलना में काफ़ी तेज़ी से होती है। पाया गया बाद में कि NO2+ के स्थान पर NO+ के द्वारा रिएक्शन संपन्न होती है। पहले नाइट्रोसेशन होता है, नाइट्रोसेशन मतलब नाइट्रोसीकरण होता है। इसके बाद में जो यौगिक बनता है उसका नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रो कंपाउंड बनता है। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से पहली बात है कौन रिएक्शन करता है, जो सक्रिय कंपाउंड होते हैं जैसे एनिलीन, फिनॉल आदि रिएक्शन करते हैं। और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, पहले नाइट्रोसेशन होता है और फिर नाइट्रीकरण होता है। मैकेनिज्म देखते हैं। हमेशा HNO3 जो डाइल्यूट HNO3 होता है उसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रस एसिड जिसे HNO2 कहा जाता है वो भी होता है। ये HNO3 और नाइट्रस एसिड रिएक्शन करते हैं और नाइट्रोसिनियम आयन NO+ आयन बना लेते हैं। ये नाइट्रोसोनियम आयन कहलाता है। ये नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और फिनॉल पे अटैक कर रहा है और आपको पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मिल जाएगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। एक बार तो नाइट्रोसेशन के कारण पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मिल जाता है। अब ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है, ये HNO3 के साथ रिएक्शन करता है और हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। तो आपने देखा पहले नाइट्रोसेशन होता है और फिर नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रेशन होता है। तो ये रिएक्शन जो होती है ये डाइल्यूट HNO3 से हो रही है और केवल एक्टिव कंपाउंड जैसे कि फिनॉल ये रिएक्शन देते हैं। अब एसिटाइल नाइट्रेट से रिएक्शन देखते हैं, इससे भी नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है। ये भी काफ़ी उपयोगी नाइट्रेटिंग रिएजेंट है। इसकी सहायता से किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक नाइट्रो ग्रुप प्रवेश कराया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टॉलुइन की रिएक्शन जब एसिटिल नाइट्रेट से करा रहे हैं तो ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये रिएक्शन, ये एसिटाइल नाइट्रेट की टाइलुइन से रिएक्शन कराई तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही NO2 समूह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिससे नाइट्रो कंपाउंड्स बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। एरोमेटिक यौगिकों में जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिव ग्रुप होता है। यदि तथा एक बेंजीन में मैक्सिमम 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाए जा सकते हैं। ये इनका नाइट्रो ग्रुप का जो इंसर्शन है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ताप, किसी एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सामान्य अगर हम कम टेम्परेचर पे नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जब बेंजीन का नाइट्रेशन 60 डिग्री पे कराया तो नाइट्रो बेंजीन मिला। टॉलुइन का हम कम टेम्परेचर पे करा सकते हैं क्योंकि एक्टिव कंपाउंड होता है, तो हमें ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन और पैरा नाइट्रो टॉलुइन मिला। अब देखिए आपने 30 या 60 डिग्री पे करा रहे हैं तो एक बार में एक ही NO2 समूह इंसर्ट हुआ। यहाँ पे भी एक ही NO2, यहाँ पे भी एक ही NO2, यहाँ पे भी एक ही NO2। तो जब हम 30 से 60 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर की रेंज में कराते हैं तो हमें मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। अगर हम उच्च ताप पे जैसे कि 100 डिग्री पे कराते हैं तो हमें डाई नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। बेंजीन का जब हमने 100 डिग्री पर नाइट्रेशन कराया तो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन मिला। तो आपने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कम टेम्परेचर होता है उस पर मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलता है, जबकि हाई टेम्परेचर पे डाई या ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग रिएजेंट। नाइट्रेटिंग रिएजेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी नाइट्रेशन को प्रभावित करती है। नाइट्रेटिंग एजेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक से ज़्यादा नाइट्रो जो समूह है उसको इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन कराई जाती है 100 डिग्री पर तो डाई नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 लेते हैं तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्यूमिंग वाला जो रिएजेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें डाई नाइट्रो की जगह ट्राई नाइट्रो 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन मिल रहा है। तो आपने देखा कि अगर नाइट्रेटिंग एजेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ज़्यादा नाइट्रो समूह का इंसर्शन कराया जा सकता है बेंजीन वाले में।
जो नाइट्रीकृत हो रहे हैं, नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड, उस पर भी डिपेंड करता है कि नाइट्रेशन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं बेंजीन और फिनॉल। बेंजीन और अगर फिनॉल में मैं बात करूं तो फिनॉल जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो OH समूह होता है वो +R ग्रुप +R बिहेव शो करता है। +R बिहेव के कारण जो फिनॉल होता है उसकी जो एक्टिव रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन की तुलना में ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोफाइल की प्रति। या इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो फिनॉल होता है वो बेंजीन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो जब हम बेंजीन और फिनॉल का नाइट्रेशन करा रहे हैं कंसनट्रेट HNO3 से, तो आप देखते हैं कि बेंजीन में तो सिर्फ एक NO2 समूह का इंसर्शन होता है और नाइट्रोबेंजीन मिलता है, लेकिन फिनॉल में 3 नाइट्रो समूह का इंसर्शन होता है, हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है। तो आपने देखा कि रिएजेंट तो हमारा सेम है, लेकिन जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी प्रकृति अलग अलग है। तो सबस्ट्रेट भी जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा NO2 के उतने ही ज़्यादा NO2 का जो इंसर्शन है वो बेंजीन वाले में हो सकता है। तो जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड ऑल्सो अफेक्ट द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बेंजीन रिंग। तो बच्चों ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग द नाइट्रेशन। अगले लेक्चर में हम नाइट्रो एरीन को बनाने के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स देखेंगे। तो आज का लेक्चर एक तरीके से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और हमने कुछ मेथड्स देखे जिससे कि नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो एरीन बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।